हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की सिविक्स चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर को हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है चैप्टर 2 का नाम है विविधता एवं भेदभाव। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि विविधता का मतलब क्या होता है कि भाषा या स्थान या रंग रूप के आधार पर मतलब अलग होना। ठीक है, तो विविधता का मतलब ये होता है, डाइवर्सिटी से इंग्लिश में कहते हैं, एवं भेदभाव। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विविधता एवं भेदभाव। विविधता का मतलब तो आपने पढ़ा ही था। क्या पढ़ा था? कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं करे तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम ऐसा ही महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब रंग रूप, भाषा, जाति के आधार पर अलग अलग है, इसको ही विविधता कहते हैं, जो आप चैप्टर 1 में सही से पढ़ सकते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह, भूगोल और उसके इतिहास का असर होता है। ठीक है, तो इसमें भी विविधता दिखाई दे रही है कि पंजाब में रहने वाला पंजाबी बोलता है, उसके खाना अलग होता है और रहन सहन उसका अलग होता है। तो इस तरीके से विविधता अलग अलग होती है। ठीक है, मतलब विविधता का मतलब यही होता है। अगर आप संक्षेप में भी निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। भारत बहुत विविधता वाला देश है। भारत में कई करीबन 6 धर्म हैं और बहुत सारी भाषा बोलने वाले हैं, कई सारे राज्य हैं। ठीक है, संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। इसमें बताया गया है संसार में कितने धर्म है? 8। और भारत में रहते हैं वो, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। भारत के अंदर ये 8 धर्मों को मानने वाले रहते हैं। ये 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। यहाँ पर कितनी भाषाएं बोली जाती हैं ये आपको लिख लेना है कॉपी में, कि भारत में 8 मुख्य धर्म को मानने वाले अनुयायी रहते हैं। भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, यह आपको लिख लेना है, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं और 100 से भी ज्यादा तरह के क्या होते हैं? नृत्य मतलब डांस। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न है तो हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो लगता है कि अभी इससे हमारे विचार मिल रहे हैं। जैसे कि अलग राज्य के लोगों से कई बार बात करने में किसी किसी को पसंद नहीं आएगा, उनको अजीब या अपरिचित लगेंगे कि भाई इनसे क्या बात करें। तो लोग अपने ही कैटेगरी के लोगों से ही, या अपनी जाति या अपने धर्मों या अपने राज्य के लोगों से ही ज्यादातर बात करना पसंद करते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अपने से अलग बहुत से दिखते हैं, जैसे कि नेपाली थोड़े अलग दिखते हैं इंडियन से, साउथ अफ्रीकन अलग दिखते हैं। तो कई बार लोग उनसे बात करने में भी हेजिटेट होते हैं, हिचकिचाते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, गांव में रहने वालों को देखते हैं कि ये तो भैया अज्ञानी है, इसको किसी बात की नॉलेज नहीं है। जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। और शहर में रहने वाले लोगों को लोग क्या सोचते हैं? वे तो आलसी होंगे या ऐसे लोग हैं ये जो पैसों से ही प्यार करते हैं। शहर में रहने वालों को ये समझते हैं लोग। जब हम किसी के बारे में
पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। पूर्वाग्रह का रूप कब ले लेती है? जब हम पहले से ही किसी व्यक्ति से मिले बिना उसके बारे में सोच अपने माइंड में डालने की, वो तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो क्या होगा? पूर्वाग्रह। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसे ही कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। अगर किसी व्यक्ति को आप देखते हो कि सोचते हो अगर उसके बारे में जाने पहचाने बगैर कि वो तो आलसी है या तो कंजूस है, तो क्या है वो? उस कथन को क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह। जब हम यह सोचने लगते हैं किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम उसे दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह करना पसंद करते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं जो काम हम जिस तरीके से कर रहे हैं वह वैसे ही वो काम भी किया जाए दूसरे व्यक्ति द्वारा। उदाहरण से सही से समझ पाओगे। उदाहरण के लिए हम सोचे कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ उदाहरण बताया गया। अगर आप ये सोचते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज तो सबसे अच्छी है और बाकी सारी लैंग्वेज खराब है, तो हम दूसरी लैंग्वेज के बारे में क्या सोच रहे हैं? नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब नेगेटिव। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। कई बार ऐसे होता है जो इंग्लिश बोलता है उसको हम ज्यादा अच्छा समझते हैं, ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, और जो अन्य भाषाएं बोलता है उसको हम पढ़ा लिखा नहीं समझते हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। कई बार जो हम सोचते हैं कि वो लोग ऐसे होंगे, कई बार वो सच भी होता है, तो हम उनसे पहले से ही वो दोस्ती नहीं करते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। कई बार क्या होता है, हम बहुत से लोगों को, कई बार भारत में रहने वाले लोगों को भी, जो विदेशों से आते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, उनको थोड़ा दुख पहुंचा देते हैं। इंडिया में रहने वाले लोग भी और बाहर के देश भी इंडिया के लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव देखा जाता है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आपसे आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो आप तो ये सोचोगे। कई बार क्या होता है, लड़के लड़की में भेदभाव देखा जाता है। पहले एक पढ़ लेते। अगर हम इस कथन को ले लें कि वे रोते नहीं है, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ होता है कि वे रोते नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि लड़कियां रोती है, लड़के रोते नहीं है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते थे, रो मत, तुम लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। ऐसे ही माँ बाप के द्वारा या हमारे समाज के द्वारा ऐसी बातें डाल दी जाती है कि लड़के मतलब रोते नहीं है, या चाहे वो गिर जाए तो माँ बाप कहते हैं लड़कियों की तरह मत रो। तो यानी कि यहाँ पर जब ऐसा बोला जाता है, तो यहाँ पर हम लड़की को हीन बता रहे हैं, कमजोर बता रहे हैं, लड़के को ज्यादा शक्तिशाली बता रहे होते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी, तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। लड़के के माइंड में क्या आता है जब रोता है? कि रोने की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों के दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं, अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। लड़के अपने माइंड में सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है, नहीं तो लोग क्या समझेंगे? कमजोर समझेंगे। अगर एक लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे, जैसा आपके साथ भी होता होगा। अगर लड़का रोए तो उसका मजाक बनाएंगे, तो लड़कियों की तरह रो रहा है, ऐसा समझा जाता है समाज में। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो लड़कों को ज्यादा माना जाता है, ऐसा पर नहीं है। दोनों ही अपने आप में विशेषता रखते हैं।
दोनों ही मजबूत होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं? जैसे कि पुराने जमाने से अभी तक भी चला आ रहा है। जैसे कि हम सोचते हैं कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़के जा सकते हैं, तब रोक टोक नहीं होती। तो ये है हमारी रूढ़िबद्ध धारणा। या बड़े होने पर लड़की को लड़के से बात नहीं करनी जाती है तो लोग कुछ अलग समझने लगते हैं, तो वो भी है रूढ़िबद्ध धारणा। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हम देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। अगर कोई बेवकूफ हो या अपराधी हो या कंजूस हो, अगर हम यही सोचे कि सभी होते हैं तो ये धारणा गलत है। इस प्रकार की धारणा हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमता दूसरों से अलग होते हैं। अब बहुत से लड़के क्या हो सकते हैं? कंजूस हो सकते हैं, अपराधी भी हो सकते हैं, पर हर कोई लड़के तो हो नहीं सकते। तो ये धारणा जो बना लेते हैं वो गलत होती है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों के एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, ये माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणा हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। कई बार लड़कियों को बहुत से काम करने से रोका जाता है, पर अगर उनमें काबिलियत हो तब भी। असमानता एवं भेदभाव, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह मतलब पहले से सोच लेना बात को, या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, या रूढ़िबद्ध व्यवहार करते हैं, पहले से सोच लेते हैं। जैसा आपको बताया था रूढ़िबद्ध चीजें क्या होती हैं अभी ऊपर। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से आप पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो उसका मतलब है कि आप उनसे भेदभाव कर रहे हैं। कई बार पहले के समय में ऐसा होता था और अभी भी कई बार होता होगा कि नीची जाति के लोगों को अपने घरों में बहुत से लोग अलग गिलास रखते हैं, उनके पानी पीने के लिए, खाना खिलाने के लिए अलग बर्तन रखते हैं। तो ये एक भेदभाव होता है। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा ही था। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू। एक हिंदू था, एक मुसलमान था, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। कई बार को कहते हैं लोग दूसरे की जाति धर्म को नीचा बताने लग जाते हैं, भेदभाव उत्पन्न होता है। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। एक अमीर था, एक गरीब था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने और कपड़े के घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। कई बार ऐसा होता है लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, तो उनमें ऐसे ही भेदभाव पैदा हो जाता है कि ये गरीब है और हम अमीर है, ये सारी चीजें। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दफ्तरों में जाने में, अस्पतालों में, स्कूलों में जाने में उनसे भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समूह के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्र के लोगों का करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पढ़ा किस किस तरीके से भेदभाव किया जाता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। जैसे कोई पढ़ाता है, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना, ऐसे कामों को समाज में क्या करते हैं,
कम महत्व देते हैं कि ये महत्व नहीं देते उनको इस ऐसे कामों को। समाज की सोच है ऐसी, इसलिए जो लोग इस काम को करते हैं उनका गंदा अपवित्र माना जाता है। जो क्या सफाई करता है, कपड़े धोता है, बाल काटता है, कचरा उठाता है, तो उनको क्या कर सकता है, माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। उन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपनी ऊंची जाति का उत्कृष्ट कहा। जिन समूह को इस सीढ़ी के तले में रखा गया और उनका अछूत और अयोग्य कहा गया। यहाँ पढ़ सकते हैं, दलित वह शब्द है, कई बार आपने दलित शब्द सुना होगा। दलित कि दलित कौन है, जो एससी जाति के लोग होते हैं उनको दलित नाम से बुलाया जाता है, या एससी कास्ट से बुलाया जाता है, जिसको अनुसूचित जाति कहा जाता है। दलित का मतलब होता है दबाया गया या कुचला गया। अब आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। लोगों को एक समय में जो नीची जाति के लोग थे उनको अछूत बोला गया, यहाँ तक कि सीढ़ी के तले में रखा गया, यानी कि बहुत ही ज्यादा उनकी डिसरिस्पेक्ट होती थी, बहुत ज्यादा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। जाति प्रथा स्टार्ट हो रखी थी, कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति, ऐसा माहौल छाया हुआ था उस समय में। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। उनको जो काम दिया जाता था वही उनको काम करना पड़ता था, जो नीची जाति के लोग करा करते थे। उदाहरण के लिए वो काम कौन से करते थे, समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। जो एससी जाति के लोग थे, जो दलित थे, उनको सिर्फ जो समूहों का कूड़ा उठाने का यानी कि कचरा उठाने के लिए बोला जाता था, और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी उनको। सिर्फ जब कोई जानवर मर जाता था गांव में, तो वहां से उनको उन जानवरों को हटाने की इजाजत थी बस। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। जो एससी जाति के लोग थे उनको ऊंची जाति के लोगों को, जो उन्होंने बना रखी थी ऊंची जाति नीची जाति, तो ऊंची जाति के लोगों में के घरों में जाने की अनुमति नहीं थी, और यहाँ तक कि कुएं का पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। और तो और वो मंदिर भी नहीं जा सकते थे। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। ऊंची जाति के बच्चों के साथ दलित परिवार के बच्चे बैठ नहीं सकते थे पढ़ाई करने के लिए। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उनको तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। तो और वहां पर जो ऊंची जाति के लोगों के साथ वो बैठ भी नहीं सकते थे पढ़ने के लिए, उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था। अगले पृष्ठ पर हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव का शिकार हुए। आपको बता दिया गया है कि एक समय में कितना भेदभाव होता था नीची जाति के लोगों के साथ, यानी कि एससी जाति के लोगों के साथ। भारत के एक महान नेता, उनके बारे में अभी पढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इससे पहले जो हमारा छूट गया था वो पढ़ते हैं ऊपर से। ये इसमें क्या लिखा हुआ है ये पढ़ते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। इस बच्चे का मजाक उड़ाते हैं समाज के लोग। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। वो कह रहे कि इस लड़की को भी लोग अलग अलग नजरों से देखते हैं, भेदभाव की नजरों से देखा जा रहा है। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगे डगमगाती हैं यानी कि वो ढंग से चल नहीं पाता, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग ही डगमगाता है। तो कहते हैं कि इसकी, वो ये कह रहा है अपने बारे में कि मेरी तो
टांगे डगमगाती हैं, यानी कि वो ढंग से चल नहीं पाता। लोग सोचते हैं इसका दिमाग भी खराब है, ढंग से मतलब सही इसका दिमाग नहीं है, तो दिमाग भी डगमगाता होगा। तो ऐसी 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 सोच लोगों के मन में होती है दूसरे लोगों के प्रति। अब हम एक महान नेता के बारे में पढ़ते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था। उन्होंने लिखा, ये भी एक नीची जाति के नेता थे, नीची जाति के व्यक्ति थे। ये महार जाति के थे और मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। तो उन्होंने पहला अनुभव 1901 में करा, जब उनके साथ भेदभाव हुआ, जब वो 9 साल के थे। यानी कि ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में आप पढ़ रहे हैं अभी। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें एक कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों से मिलने गए थे। ठीक है, हमें कोरेगांव जाना था, पिताजी उनके नौकर के, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे, क्योंकि उस समय में अछूतों के बच्चे ढंग से कपड़े मतलब नहीं पहनते थे, तो इसलिए भी वो पहचान में आ जाते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर जी कह रहे हैं हमने एक अच्छे कपड़े पहने थे तो किसी ने नहीं पहचाना कि हम नीची जाति के हैं या अछूत बच्चे हैं, या जो उस समय में मान्यता मतलब मानी जाती थी, उस समय की बात बता रहे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, क्योंकि उस समय में ब्राह्मणों ने नीची जाति के लोगों के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव किया था और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। फिर जब स्टेशन मास्टर को उनकी चिंता हुई, उन्होंने तो सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ब्राह्मण है, तो उनको उनकी चिंता हुई और वो परेशान हो गए हमारे लिए। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि मैं महार हूं। महार जाति के थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बंबई प्रांत में महार समुदाय का अछूत माना जाता था। बंबई के अंदर महार जाति को क्या माना जाता था? अछूत, यानी कि दलित। उनको एकदम से धक्का लगा। किनको धक्का लग गया? पोस्ट मास्टर को। वे भौचक के रह गए, वो चौंक गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। फिर क्या हुआ, जब उनको पता चला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के हैं, तो उनको एकदम से धक्का लगा, चौंक गए वो, और एकदम से उनके जो पहले वो ट्रीट कर रहे थे, जैसा बिहेव कर रहे थे, वैसे वो क्या चेंज हो गए। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। फिर उन्होंने बोला ये तो दलित है, तो पोस्ट मास्टर ने उनकी बातों को छोड़ दिया और अपने कमरे में चले गए पोस्ट मास्टर। अब हम वहीं के वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। अब क्या हुआ, जो पहले वो खुश थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अब वो खुशी और उत्साह को खो गए थे। उदासी ने उसका रूप ले लिया था, यानी कि अब वो उदास हो गए थे। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। स्टेशन मास्टर ने पूछा, पोस्ट मास्टर नहीं था, स्टेशन मास्टर था। स्टेशन मास्टर ने सोचा कि हमने कहा कि पूछा कि क्या करने की सोच रहे हो तुम।
तो उन्होंने सोचा अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हमें कोरेगांव जा सकते थे। उन्होंने बोला भीमराव अंबेडकर ने कि अगर हमें एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम चले जाते। स्टेशन मास्टर से बोला उन्होंने, अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि अगर कोरेगांव दूर नहीं है तो हम तुरंत निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, किराए पे बैलगाड़ियाँ चल रही थी। जैसे कि आपने देखा होगा ऑटो चलते हैं शेयरिंग, 5 रुपए 10 रुपए लेते हैं, वैसे ही वहाँ बैलगाड़ियाँ चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। अब जो बैलगाड़ी वाला था, जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जा रहा था, वो अछूत वर्ग को भी नहीं ले जाना चाह रहा था। अछूत वर्ग को की सवारी नहीं ले जाना चाह रहा था। क्यों नहीं ले जाना चाहता था? क्योंकि उसका मानना था कि वो गंदा और नीच नहीं बनना चाहता। अगर वो उनको ले गया अपनी बैलगाड़ी पर, हम दुगुना किराया देने को तैयार थे। उन्होंने बोला हमसे दुगुना किराया ले लो पर हमें ले जाओ कोरेगांव। पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए वाहनों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब उन्होंने बैलगाड़ी वालों से पूछ लिया, उनको मना कर दिया, स्टेशन मास्टर ने भी कोशिश कर ली पर उनको वो नहीं ले गया। कल्पना करके देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। अगर आपके साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा आपको? यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी पीने ना दे। ये छोटी सी घटना आपको पानी ना पीने दे, ये छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इतना भेदभाव हुआ उन बच्चों के साथ जिसमें भीमराव अंबेडकर एक थे। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कोई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वे उन्हें आदर सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। उनके साथ भेदभाव तो होता ही था भीमराव अंबेडकर जी के साथ या महार जाति के लोगों के साथ, दलितों के साथ ही साथ उनको आदर भी नहीं दिया जाता था और सम्मान भी नहीं दिया जाता था। ये जो स्टोरी है उसका स्रोत है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेस, खंड 12 में लिखा है। वसंतमुन बंबई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार, यहाँ से ली गई ये स्टोरी है। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले ही बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। अब उस समय में ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए संघर्ष किया गया। समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था कि हमें समानता दो, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के आने से पहले भी भेदभाव किया जा रहा था दलितों के साथ, औरतों के साथ। गैर बराबरी का अनुभव कर चुके थे दलित लोग। तो ये सारी चीजें थी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बोला किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों, जो जमीन के मालिक होते हैं, उनसे और ऊंची ब्याज के दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, ब्याज तो जो तुम ज्यादा लेते हो, उसके लिए भी संघर्ष करा था। 1947 में भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया।
संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोग उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष करते हैं। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने सबसे ज्यादा दलितों के लिए आवाज उठाई है। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। इसलिए संविधान में ऐसा लिखा गया कि सब लोग संविधान के अकॉर्डिंग इक्वल है। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, अस्पृश्यता हो या छुआछूत एक ही बात है। इसको एक अपराध के तौर पे अब देखा जाता है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी अब क्या है, कानूनी रूप से भेदभाव खत्म कर दिया गया है जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, संविधान बना है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। अब नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। उन्होंने और भी सरकार में विशेष जिम्मेदारी ये डाली थी कि दलितों के लिए, महिलाओं के लिए समानता के अधिकारों को के बारे में लिखा जाए संविधान के अंदर। भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं। ये संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने, अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने बोला कि कोई सा भी व्यक्ति कोई सा भी त्योहार मना सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही धर्म को माने सब, एक ही भाषा को माने। हमारे देश में आपने देखा है, हमारे देश के अंदर बहुत विभिन्न जातियों के विभिन्न भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न जातियां रहती है, 8 प्रकार के धर्म के अनुयायी रहते हैं हमारे देश के अंदर, भारत में। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हमारा देश कौन सा है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है आजाद भारत में, जब से संविधान बना है। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। पर कहीं कहीं पे आज के समय में भी भेदभाव देखा जाता है। इस पाठ में आपने पढ़ लिया है कि किस तरीके का भेदभाव होता था उस समय के लोगों के साथ। जब से संविधान बना है ये भेदभाव बिल्कुल खत्म तो नहीं कह सकते, पर खत्म जरूर हुआ है। लोगों के मानसिक सोच में, लोगों के दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं असमानता की सोच देखी जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।